आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद आज जो डिस्कशन है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनिज्म जो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हिच इज मोस्टली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं इनमें हम लोगों को डबल मेम्ब्रेन में दो ही सेल ऑर्गेन को डिस्कस करना है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दीज आर प्रेजेंट in all eukaryotic cell including the plant and animal, but in case of chloroplast जिसे हम लोग kitchen of cell बोलते हैं which is absent in animal cell. Why? Because the chloroplast forming cells are absent there. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सबसे पहले टर्म बेंडा ने दिया। कॉलिकर साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट्स के अंदर डिस्क्राइब किया एज ग्रेन्यूल्स, दूसरी चीज कि अल्टमैन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला एंड द फ्लेमिंग कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया एज फाइला। कॉन्ड्रिया का मतलब होता है थ्रेड लाइक, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, and these mitochondria are stained by genus green। कभी-कभी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर विजिबल नहीं होते, उनको स्टेनिंग से हम लोग विजिबल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेन के हम लोग जो डाई यूज करते हैं, जो स्टेनिंग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जेनस ग्रीन। इस माइटोकॉन्ड्रिया को एवरीबॉडी नोज, सब लोग जानते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये पावर हाउस सेल Sigwitz ने एक्सप्लेन किया कि these mitochondria are act as a powerhouse of a cell because it is the main site of respiration and where the energy is released, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी which are available to synthesize the ATP which is known as energy currency, इसलिए इसको बोलते हैं power house of cell that was explained by Sigwitz। This mitochondria is a main respiratory site, रेस्पिरेशन साइट है, और जब ये रेस्पिरेशन साइट है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और एनर्जी जो रिलीज होगी 686 किलो कैलोरी एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज एटीपी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपसे कोई भी अगर पूछता है दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, व्हाई, तो आप बोल देंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मेन साइट है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी अवेलेबल होती है एटीपी की सिंथेसिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ये तो बात हुई इस माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के रेफरेंस। ये जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने को नहीं मिलता। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से केवल मैक्सिमम हम लोग क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं शेप, साइज एंड नंबर्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनके अंदर इनके नंबर्स, इनके सेल, इनके साइज वेरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द सेल्स में इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, कुछ इस शेप के होते हैं जो उसको अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इनकी जो साइज होती है ये साइज भी वेरी करते हैं। बेसिकली इनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में। इनके साइज के बारे में, शेप के बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे नहीं जाते। दूसरी चीज है इनके नंबर्स के रेफरेंस में, तो जिनके नंबर्स होते हैं बेसिकली ये भी वेरी करते हैं सेल टू सेल। ये भी क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं सेल टू सेल। ये जो वेरी करते हैं सेल टू सेल, यहाँ पे एनिमल की बॉडी प्लांट की बॉडी से ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एनिमल सेल्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो एनिमल सेल इज मोर देन माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट, मोर इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल। दैट्स व्हाई द एनिमल सेल आर मोर एक्टिव एज कंपैरेटिवली प्लांट सेल। एक प्लांट है एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला फस्का। ये क्लोरेला फस्का के अंदर और माइक्रोस्फेयर्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल होते हैं, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है क्लोरेला फस्का के अंदर और ये माइक्रोस्फेयर्स के अंदर। जो जायंट अमीबा होते हैं जिसको हम लोग क्योस बोलते हैं, इनके अंदर इनके नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर 5 लाख तक हो सकते हैं। तो जायंट अमीबा होते हैं जिससे मोर एक्टिव, और जो चीज एक्टिव होगी उसको तो एनर्जी चाहिए ना। जैसे हम लोगों में और बच्चों में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत पूरे दिन तक अगर वो
वॉक करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तब भी उनकी एनर्जी जल्दी से डाउन नहीं होती। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अमीबा के रेफरेंस में कि इनके अंदर जो जायंट अमीबा है इनके अंदर 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन स्पर्म के अंदर भी जो मिडिल पार्ट होता है वहां पे ढेर सारे स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं जो उसकी एक्टिविटी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इनके बाद हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता कैसे है। और यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो 2 कंपार्टमेंट, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी वजह से, उन दोनों मेम्ब्रेन की वजह से ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो चैम्बर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्बर होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं आउटर चैम्बर और एक वो जिसको बोलते हैं इनर चैम्बर। जो आउटर चैम्बर होता है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और जो इनर चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, जहां पे क्रेब्स साइकिल्स चलती है। ओके, इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज की ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है, लिपिड और प्रोटीन को जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होता है। आउटर के अंदर, इनके अंदर 40 और 60 का रेशियो होता है लिपिड और प्रोटीन में, जबकि इनर के अंदर 80 to 20 का रेशियो होता है, 80% का 20% लिपिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम के रेफरेंस। हम लोग डिस्कस करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमने बोला कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इस डबल मेम्ब्रेन में ये ब्लैक वाली, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन द इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन फोल्डेड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेट या इनफोल्डेड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन का वो डिफरेंट है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एज कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन के थोड़ी सी लेस परमेबिलिटी शो करती है बिकॉज ऑफ हाई लिपिड कंटेंट। यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का रेशियो 40% to 60% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर 20% लिपिड और 80% प्रोटीन होता है। दैट्स व्हाई दिस इनर मेम्ब्रेन आर एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर रिच इन कार्डियोलिपिड्स, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स है जो रिच है, वो कार्डियोलिपिड्स बेसिकली यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लिखा है रिच इन कार्डियोलिपिड्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है और ये लेस परमेबल होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मोर लिपिड कंटेंट। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ आउटर इनर मेम्ब्रेन, दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर पार्टीशन्ड इनटू द 2 डिस्टिंक्ट चैम्बर। ये जो सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल है व्हिच इज पार्टीशन इनटू द 2 डिस्टिंक्ट चैम्बर, 2 डिस्टिंक्ट चैम्बर में डिवाइड हो गए ये सेल ऑर्गेनेल। आउटर मोस्ट को बोलते हैं, आउटर चैम्बर को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो इस आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में। इनर चैम्बर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर चैम्बर व्हिच इज ए मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ बात करें इस मैट्रिक्स के रेफरेंस में, इस मैट्रिक्स के अंदर मेनली इस मैट्रिक्स के अंदर मेनली क्रेब्स साइकिल होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर मेनली क्या होती है? क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको बोलते हैं TCA साइकिल। ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये जो TCA साइकिल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस क्रेब्स साइकिल में, जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट, या आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा इस जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जो क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ क्लब शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स और इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम।
ऑक्सीसोम ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, नाउ इट इज कॉल्ड एज ए एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्टिकल को फर्नांडीज मोरन ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको बोलते हैं मोरन पार्टिकल्स और इसी को बोलता है F1 F0 पार्टिकल्स। ये जो F1 F0 पार्टिकल्स है, अगर इसकी बात करें तो ये F1 F0 पार्टिकल्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है हेड, एक होता है स्टॉक और एक होता है बेस। इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F0। ये जो F1 पार्टिकल्स है, इस F1 पार्टिकल्स के अंदर वैसे तो 5 डिफरेंट काइंड की पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। और इसी पर्टिकुलर हेड रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये जो ऑक्सीसोम है, इस ऑक्सीसोम के अंदर बेसिकली जिसको हम लोग F1 F0 पार्टिकल बोल रहे हैं, इसको मोरल पार्टिकल्स बोल रहे हैं, इनके अंदर तीन मेन रीजन है, हेड, स्टॉक और बेस। इस हेड रीजन के अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, दैट्स व्हाई इट इज हेल्प इन द इट इज कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इट इज कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव phosphorylation. That is called the ATP synthesis. ATP synthesis. ये जो ATP synthesis है, जो in presence of oxygen हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, which will be takes place with the help of F1 F0 particle, जिसको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है एज प्रोकैरियोट्स, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी इसलिए बोलते हैं कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो हैविंग ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए लाइक प्रोकैरियोट एंड the 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ एक और बात बोले तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। Semi-autonomous cell organelles किसकी वजह से? The presence of double-stranded circular DNA and 70s ribosomes। इस मैट्रिक्स के अंदर इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इन सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइबोसोम्स। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंपॉर्टेंस है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से है कि यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल बोलते हैं बिकॉज़ इट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द 70s राइबोसोम्स एंड द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एज प्रोकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट अनदर वन कि इन मैट्रिक्स द क्रेब्स साइकिल will takes place, or most of the enzyme of the Krebs cycle is present in the matrix, that's why it takes place in matrix and here except successive dehydrogenase enzyme। ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पे बेसिकली जब हम ईटीएस पढ़ेंगे इन रेस्पिरेशन, वहाँ पे डिटेल में बात होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ ए सेल बोल रहे हैं, वो पावर हाउस ऑफ ए सेल में एटीपी सिंथेसिस होती है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे ये F1 F0 पार्टिकल की हेल्प से होती है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बात हुई इस माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है और इनके अंदर जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कौन-कौन से, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोगों को बात करनी है कि इनके मेन फंक्शन क्या है, इनके मेन फंक्शन क्या है।
तो यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मेनली इट इज पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। यहाँ अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो आप यहाँ पहला पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन। मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन ऐसा हॉक ब्लूम साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। इस टोटल रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, और यूकैरियोट के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में जो क्रेब साइकिल होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन यहां पे जो क्रेब साइकिल होगी वो मैट्रिक्स में होगी। दूसरा कि यहां पे जो ईटीएस चलता है वो मीजोसोम के अंदर चलता है, और यहां पे जो ईटीएस होगा वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। दिस इज मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। ये तो बात है इसकी मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन के डिफरेंस। इसके अलावा दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन की और स्टेरॉइड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और मेनली इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज ए एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एज इट इज अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो शायद रेस्पिरेशन में आपको फिर फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को जानने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पे हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस, दैट इज ए प्लास्टिड्स, कितने टाइप की प्लास्टिड होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।